सभी को नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में हमारे कुछ रिव्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के स्टॉक को रिव्यू करने के लिए, तो आज हम इसको रिव्यू करेंगे, इस कंपनी को समझेंगे और ऊपर से थोड़ा सा इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी समझेंगे कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है और ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कब कब किस तरह का इसमें प्राइस एक्शन आ सकता है और इनका एज ए होल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसका पोटेंशियल क्या है, ये समझेंगे। इनमें से एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया है लविंग योर वर्क, सो उनके एक अच्छे कमेंट के लिए थैंक यू। सो स्टार हेल्थ अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जैसा कि नाम से कुछ समझ में आता है कि ये एक इंश्योरेंस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। ये हेल्थ में स्पेसिफिकली इंश्योरेंस जो प्लान्स हैं वो सेल करती है। लेकिन कंपनी को थोड़ा और कंपनी और स्टॉक को थोड़ा समझने से पहले एक बार हम इंडस्ट्री को ओवरऑल समझ लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक पार्ट है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यूजुअली कई अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद मोटर इंश्योरेंस एंड फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे कोई भी रिटेल या कोई ग्रुप बायर एक इंश्योरेंस खरीदता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और उसके अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस कंपनी उसको एश्योरेंस देती है कि कभी वो जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है, लाइफ इंश्योरेंस में मोर्टेलिटी होना, डेथ होना, या हेल्थ इंश्योरेंस में कोई हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट का इवेंट होना, या मोटर इंश्योरेंस में किसी तरह का एक्सीडेंट या मोटर को लेकर के, व्हीकल को लेकर के कुछ डैमेज होना, तो इन चीज़ों को इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। और तो इंश्योरेंस को खरीदने के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो देखा जाए तो 29% ऑफ प्रीमियम जितना भी पे होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस के कैटेगरी में इंडिया में इस समय फॉल करता है और इस समय वो पे होता है। देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस और ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस के बाद अगर कोई इंश्योरेंस का सेगमेंट इंडिया में ग्रो कर रहा है तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस। इसके पीछे कई वजह हैं। रिसेंटली हुए कोविड और कोविड के वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट आया, वो देख करके लोगों में अवेयरनेस है कि यार हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। प्लस जिस तरह से हॉस्पिटल के जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, ट्रीटमेंट के कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी वजह से भी लोगों को रहता है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है इंडिया में वो 6% के अराउंड एक्सपेक्टेड रहता है, माना जाता है। लेकिन अगर आप रियल टर्म में ग्राउंड पे जाकर के हॉस्पिटल के इन्फ्लेशन रेट्स अगर देखेंगे तो आप देखोगे कि हॉस्पिटल में और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है। 15 से 20% तक के हर साल हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट के कॉस्ट बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से एक नॉर्मल मिडिल मैन अपने एक्सपेंसेस से और अपने सेविंग से कितना ही अपना ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठा सकता है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस इस समय काफ़ी अवेयरनेस इसमें आ रही है और जिसकी वजह से रिटेल जो पब्लिक है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रही है। अब आगे बढ़ने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम समझेंगे जो कि इस पूरी इंडस्ट्री को काफ़ी इंपैक्ट करता है और ये समझना हम सबके लिए ही एज एन इन्वेस्टर ज़रूरी है अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के स्टॉक्स और कंपनियों में इन्वेस्टेड हो। सो देखिए, पिछले 10 साल से 15 साल से क्या हो रहा है कि जो प्रीमियम है वो बढ़ रहा है। ये ब्लू लाइन में जो आप देख पा रहे हैं ये वो प्रीमियम है हेल्थ इंश्योरेंस जो कि एक नॉर्मल कॉमन मैन या कोई ग्रुप इंश्योरर प्रीमियम पे कर रहा है। तो वो हम देख सकते हैं कि पिछले 15 सालों से जो प्रीमियम है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लोग खरीद रहे हैं। बट अगर आप ये ब्राउन कलर की लाइन देखोगे जो कि है क्लेम्स इंकर्ड, यानी कि कितने लोगों ने क्लेम किया या कितना अमाउंट उसके अगेंस्ट क्लेम हुआ जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट उतना ही जितना कि नेट प्रीमियम कंपनी कमा रही है उतना ही क्लेम्स के थ्रू कंपनी को पे करना पड़ रहा है। तो अगर आप इसी वजह से देखोगे तो ब्लू लाइन और ये ब्राउन लाइन ये आपस में ऑलमोस्ट बराबर है और यही चीज आपको टेबल में भी समझ में आएगी कि पिछले इतने सालों में 2006 से लेकर 2019 तक का जो डेटा है उसमें क्लियरली बता रहा है कि जितना प्रीमियम कंपनी कमा रही है ऑलमोस्ट उतना या उससे ज्यादा क्लेम्स इंकर्ड हो रहे हैं। हाँ, उसके ऊपर कुछ कमीशन और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है जो कंपनी को खर्चा करना पड़ता है पूरा बिजनेस चलाने में। तो इसलिए अगर आप नेट देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें तो कंपनियां कई सालों से उतना अच्छा ये इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती। इन जनरल अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ, हम अभी किसी स्टार हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि क्योंकि इतना ज़्यादा क्लेम्स आते हैं और क्लेम के बदले आपको पैसा देना पड़ता है, प्लस आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए कमीशन और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी उठाने पड़ते हैं। इस वजह से जो प्रॉफिट या लॉस बोले तो लॉस ही है मोस्टली। इतने सालों से कंपनियों को लॉस ही इन जनरल इस इंडस्ट्री में हो रहा है। कुछ कंपनियां अच्छा कर पाती हैं, कुछ कंपनियां स्ट्रगल करती हैं, वो हम कंपनी बाय कंपनी हमें कंपेयर करना चाहिए। तो इन जनरल ये इंडस्ट्री उतना मतलब जितना ये कमाती है उतना या उससे भी कई बार ज़्यादा इसके खर्चे हो जाते हैं। ये इस इंडस्ट्री में नॉर्मली होता है। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। ये तो हो गया पहला पैरामीटर, ये आपको समझना चाहिए और इसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे हेल्थ इंश्योरेंस में, वहां पे कभी भी इस तरह के इवेंट हो सकता है जहां पे कंपनी लॉस दिखाने लगे। ये इसलिए आपको एज ए हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी आप सरप्राइज मत हो कि कभी अगर गलती से कोई लॉस दिखा दिया तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है। ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो इस इंडस्ट्री को लेकर के है वो ये कि ये पूरी इंडस्ट्री IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट की जाती है। अब यहाँ पे जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है या जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कभी भी कोई भी बिजनेस को
चलाने वाले के ऊपर अगर कोई रेगुलेटिंग बॉडी आ जाती है तो हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि क्या अगर ये रेगुलेटिंग बॉडी कभी भी किसी भी तरह का जजमेंट दे दे या कभी भी किसी तरह का ऑब्जर्वेशन दे दे तो सीधा सीधा या तो पूरी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आता है या उस कंपनी में उसका इम्पैक्ट आता है। हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे, एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा जब इस इंडस्ट्री में एक इम्पैक्ट आया था जो कि एक्सटर्नल बॉडी की तरफ से आया था और जिसकी वजह से स्टॉक्स पिटे थे। ये हम बात करेंगे आगे जाके। लेकिन इस पॉइंट में जो कि मैं सेकंड पॉइंट रख रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पैरामीटर है जो कि आपको समझना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि यार ये जो इंडस्ट्री है ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और इसके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी हुई है जो कि कभी भी किसी भी तरह के नियम कानून बना सकती है, जिसके बारे में आपको तैयार होना चाहिए और आपको समझ होनी चाहिए। सो उस बिजनेस के ऊपर कभी भी इसी तरह की अगर रेगुलेटिंग बॉडी बैठी हुई है तो हमको थोड़ा सा वहां पे समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर काफी कुछ उनके डिसीजन पे मैटर करता है, कंपनी चाहे फिर कितना ही अच्छा क्यों ना करे। इसीलिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि इस इंडस्ट्री को समझना और इसकी रेगुलेटिंग बॉडी को समझना। अब हम स्टॉक को एनालाइज करेंगे, स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो ये जो कंपनी है ये देखा जाए तो इंडिया में काफी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में अगर बात करें सो ये एक लीडिंग इंश्योरेंस सेगमेंट प्रोवाइडर है जहां पे ये ऑलमोस्ट 15% मार्केट शेयर ओन करती थी। उसमें से देखा जाए तो इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये एजेंट्स के थ्रू, डिजिटल के थ्रू और अपने खुद स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप्स के थ्रू ये काफ़ी अच्छा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। प्लस ये बैंक्स और कॉर्पोरेट के साथ एसोसिएट होकर के भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम करता है। पैन इंडिया इनका प्रेजेंस है। ये अगर आप देखेंगे तो कई बार आपने पाया होगा कि आपके लोकल छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में या छोटे छोटे एरियाज में कुछ छोटी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट सेल करती हैं, बट इनका जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया है, जिसकी वजह से इनकी जो आउटरीच है वो काफ़ी अच्छी है। कंपनी अगर देखी जाए तो ये एक मिड कैप की कंपनी है, 30,000 का इसका मार्केट कैप है एंड स्टॉक का पीई अभी फिलहाल 36.4 चल रहा है। इंडस्ट्री का पीई देखा जाए तो 42 है, तो ये अपनी इंडस्ट्री के पीई से कम चल रहा है इसका पीई, विच इज गुड। आरओसीई एंड आरओई 17 एंड 13 ये रिलेटिवली अच्छा लगता है इंश्योरेंस कंपनी के कंपेयर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8%, ये भी एक इंश्योरेंस कंपनी के सेगमेंट के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी इसका अच्छा है। अब अगर हम देखें तो रिजर्व और डेट भी काफी अच्छे रेशियो में है, 6000 टू 400 करोड़ का रिजर्व टू डेट है एंड फेस वैल्यू स्टॉक का 10 है। सो यहाँ पे पैरामीटर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर हम पीयर कंपैरिजन करें सो पीयर कंपैरिजन में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनीज आर मल्टी मिक्स। लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी जो है वो हर तरह के इंश्योरेंस बेचती है, ठीक है, मोटर, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी। उसी तरह एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी, उनके कई सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस काफी कुछ लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में है, हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ा बहुत है, मोटर इंश्योरेंस में थोड़ा कम है। आपका जो पीई कंपेयर अगर आप करोगे सो यहाँ पे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कुछ एक दो को छोड़ के, क्योंकि एलआईसी को छोड़ दो क्योंकि वो इतनी बड़ी जाइंट मार्केट कैप की कंपनी है और अभी उसका ओएफएस होना बाकी है, अभी उसके वैल्यूएशन एक्यूरेटली सेटल नहीं हुए हैं, तो इसलिए पीई को मैं इग्नोर करूंगा। बट अदरवाइज बाकी के जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं उनको सबको मार्केट ने एक हाई पीई दे रखा है। सो जहां पे एसबीआई लाइफ को 75, एचडीएफसी लाइफ को 78, आईसीआईसीआई प्रू को 98 एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को 42, वहां पे स्टार हेल्थ को 36 का पीई अभी उसका चल रहा है। यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री के कंपेयर में इसके पीई एक्सपेंशन का यहाँ पे स्कोप है। ये हम जब इस शेयर के टारगेट की सेटिंग करेंगे तब भी हम देखेंगे कि इस पीई एक्सपेंशन को किस तरह से आप एडवांटेज में ले सकते हो। और अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली अगर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इनका क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा दिख रहा है पिछले 5 सालों में, क्योंकि पिछले 5 सालों में ये कंपनी जो 4,000-5,000 का सेल्स करती थी अभी 3 गुना सेल्स यानी कि 14,000 के अराउंड इसमें सेल्स हो गए हैं। मतलब कि इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ बायर इंश्योरेंस के बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कोविड का काफी बड़ा इंपैक्ट था, लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी रेशियो से बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे कंपनियों को इतना एक्सपेंसेस करना पड़ जाता है कि वहां पे उनके जो प्रॉफिट है वो कुछ नहीं बचते, लॉस में चला जाता है। ये चीज हमने देखी है 21 में एंड 22 में, जहां पे बहुत तगड़े लॉस हजार करोड़ के दोनों साल हुए हैं। बट अभी जाकर के कंपनी थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में मेंटेन्ड है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने इंडस्ट्री का आपको सेटअप बताया कि इसमें लॉस कभी भी हो सकता है, किसी भी साल हो सकता है, और जितना इन्होंने सेल किया है उतना एक्सपेंसेस, उससे ज्यादा भी एक्सपेंसेस हो सकता है और लॉस डेफिनेटली कभी भी आ सकता है, लेकिन वो रिकवर भी उसी हिसाब से कभी भी हो जाएगा। तो जब भी कभी इस तरह का सिनेरियो दोबारा आता है, लेट से कभी भी ये कंपनी 25 या 26 में लॉस दिखाती है, तो हमको थोड़ा सा डीप में स्टडी करना जरूरी होगा। प्लस हमको अदर कंपनीज को भी देखना पड़ेगा कि उस साल कंपनियों ने किस तरह का प्रॉफिट या लॉस किया था। अब जैसे कि मैं क्विकली कंपेयर करता हूँ यही सिनेरियो को, जो प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो है एचडीएफसी लाइफ का, ठीक है। सो ये 21 में एंड 22 में ये प्रॉफिटेबल थे, मतलब इस कंपनी को वो उस तरह का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ। वहीं एसबीआई लाइफ को अगर मैं कंपेयर करूं तो वही 21 एंड 22 में यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉफिट पे थे। मतलब कि यहाँ पे स्टार हेल्थ ने ही कुछ ऐसा इनको ज्यादा क्लेम आया जहां पे इनको सेटल करना पड़ा और यहाँ पे कंपनी को लॉस लेना पड़ा। सो इस तरह के सिनेरियो को थोड़ा डीप करना पड़ेगा, डीप स्टडी करके कंपेयर करना पड़ेगा कि दूसरी इंडस्ट्री किस तरह से कर रही है। बट ओवरऑल उस समय कंपनी रिकवर कर ली और अभी वो प्रॉफिटेबल में है, ये अच्छी बात है। आगे भी ये फ्लक्चुएशंस होंगे और इसके लिए आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा।
कि इस तरह के फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सो काफी स्ट्रांग मेरे को इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न लगता है, बिकॉज यहाँ पे अगर देखें तो 20 दिसंबर 22 के टाइम पे एक काफी अच्छा एफआईआई की स्ट्रांग बाइंग आई थी और अब जाकर के डीआईआई की बहुत स्ट्रांग 11% की बाइंग आई है। सो अभी अगर देखा जाए तो ओवरऑल 95% स्ट्रांग हैंड में है, 58% प्रमोटर, 27% एफआईआई, 12% डीआईआई। सो काफी स्ट्रांग इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो कि कॉन्फिडेंस देता है आगे बढ़ने के लिए। अब अगर मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के कुछ समरी स्लाइड्स की बात करूं तो सो यहाँ पे ये जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है ये अपने मार्केट सेगमेंट में यानी कि हेल्थ केयर सेगमेंट में काफी अच्छा पकड़ रखता है। इनका जो मार्केट शेयर है 33-34% है इन द रिटेल हेल्थ इंडस्ट्री, जिनका साइज ऑलरेडी बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री का, 300 रुपीज बिलियन से 400 रुपीज बिलियन हो गया है। एंड कंसिस्टेंटली मार्केट के साथ साथ इनका मार्केट शेयर स्टैग्नेंट है, यानी कि मार्केट के साथ साथ ये कंपनी ग्रो कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे GWP, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। जैसा कि हमने बैंक की जब स्टडी कर रहे थे, बंधन बैंक के वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हम बैंक की स्टडी करते हैं तो कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें देखना चाहिए था। तो हमने बैंक में देखा था कासा रेशियो, एनपीए, जीएनपीए। इंश्योरेंस की कंपनी जब भी आप स्टडी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, जिसको बोलते हैं GWP। तो GWP का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस को खरीदने के लिए बायर प्रीमियम पे करता है ना, वो प्रीमियम ग्रो कर रहा है कि नहीं। मतलब कि एक इंश्योरेंस को खरीदने के लिए इस साल कोई भी बायर ने जो रुपए दिए, लेट से उसने 10,000 रुपए का इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, अगले साल कोई नया बायर के लिए वो प्रीमियम का प्राइस बढ़ रहा है क्या, या ये एक चीज होती है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ रहे हैं क्या, ताकि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो टोटल अमाउंट बढ़ रहा है कि नहीं। अगर जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का GWP, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, अगर बढ़ रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी काफी स्ट्रांग मानी जाएगी। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में स्टार हेल्थ के पास जो इनका ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है ये काफी अच्छे मार्जिन से बढ़ रहा है। 13% से बढ़ा था पिछले साल और इस साल ये 18% से बढ़ा है। काफी पॉजिटिव इंडिकेटर है। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो स्टार हेल्थ का एक बहुत स्ट्रांग और लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इन्होंने अपने जो टोटल फोर्स है वो काफी अच्छे स्ट्रांग तरीके से ये ग्रो भी कर रहे हैं। चैनल वाइज मिक्स देखें तो इनके जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल फेस टू फेस एजेंट्स होते हैं, वहां से ये 82% इनका जो फोर्स है वो इंडिविजुअल फेस टू फेस एजेंट्स हैं। बाकी डिजिटल ब्रोकर्स या ब्रांचेस के थ्रू ये अपना जो प्रमोशन है वो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके जो पार्टनरशिप्स की बात करें तो इनके अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो पार्टनरशिप के थ्रू चलते हैं, यानी कि ये अलग अलग तरह के बैंक और फाइनेंसिंग जो कंपनीज है उनके साथ पार्टनर करके अपने इंश्योरेंस को बेचते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो ऐसे कई बैंक्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। कई ऐसी एनबीएफसीज के साथ, टाटा कैपिटल, इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है जिनके थ्रू ये अपने इंश्योरेंस को सेल करते हैं। ये एक काफी इनका वाइड फुटप्रिंट है। और अगर इनके कुछ स्पेशल प्रोडक्ट कैटेगरी की बात की जाए तो ये, जैसे कि मैंने बोला, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, तो स्पेशलाइज्ड और थोड़े से डाइवर्स टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी ये डिजाइन करते हैं, जैसे कि स्टार कैंसर केयर पॉलिसी, स्टार कार्डियक केयर पॉलिसी, स्टार डायबिटीज सेफ पॉलिसी। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये डिजीज के हिसाब से पॉलिसी डिजाइन करते हैं और उस डिजीज जिनको अगर है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ये काफी एक तरह से स्पेशलाइज्ड और कस्टमाइज्ड तरीके का पॉलिसी ये लोग डिजाइन करते हैं, जो कि काफी अच्छा पॉजिटिव तरीका है। उसी तरह से देखा जाए तो सीनियर सिटीजन यंग स्टार वुमेन केयर पॉलिसी, तो इन्होंने काफी स्पेशलाइज्ड और आई वुड से कस्टमाइज्ड तरीके के प्रोडक्ट्स इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपने आप में ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बट हेल्थ इंश्योरेंस काफी ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, मतलब इसकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है। आप अगर देखोगे तो किसी भी 10 दोस्तों में अगर अपने पूछोगे तो हो सकता है 10 में से 9 लोगों के पास मोटर इंश्योरेंस हो, 10 में से 5 लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस हो, लेकिन शायद 10 में से 1 या 2 के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस होगा। लेकिन इसी वजह से जो इसमें पेनिट्रेशन के चांसेस हैं वो काफी हाई हैं। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और इंडस्ट्री के साथ साथ इनसे जुड़ी हुई कंपनियां भी ग्रो करेंगी। तो यही आप देख सकते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो ग्रोथ रेट रही है वो 21% से तो इंडस्ट्री ही ग्रो कर रही है, और रिटेल हेल्थ की अगर बात करें तो वो भी 20% से ग्रो कर रहा है। तो डेफिनेटली स्टार हेल्थ भी उसी रेट से आगे ग्रो करने के इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब नेक्स्ट जो कि मैं एक एग्जांपल बताना चाहता था कि किसी भी रेगुलेटेड इंडस्ट्री में किस तरह के न्यूज और किस तरह के इवेंट्स काफी हद तक के इंपैक्ट कर सकते हैं, तो हुआ ये था कि फरवरी 2023 में स्पेशली एक इवेंट हुआ था जो कि फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हुआ था। तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला कि जितने भी इंश्योरेंस बायर्स हैं वो टैक्स पे करेंगे अपने इंश्योरेंस पे अगर उनका जो प्रीमियम पेड है अगर वो 5 लाख से ज्यादा हो जाता है। तो ये कमेंट आया था जब बजट का प्रपोजल हुआ था 2023 में। सो आप देखिए कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री जो है वो कई बहुत हद तक के फिनेंस मिनिस्ट्री से भी इन्फ्लुएंस होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री से भी इन्फ्लुएंस होती है, और एक्सटर्नल इनकी एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। तो जब ये न्यूज आई थी तब काफी स्टॉक सफर किए थे। SBI लाइफ उस दिन 8% गिरा था, HDFC लाइफ 10% गिरा था, और भी बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 8% और 10% के अराउंड गिरे थे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो 1 फरवरी के दिन 523 पे ओपन होकर के ऑलमोस्ट 498 ऑनली 500 के अराउंड
वो क्लोज हुआ था। 5% का उस दिन यहाँ पे कट आया था। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 1 फरवरी 2023 में ये 580 पे ओपन हुआ था और इसकी क्लोजिंग हुई थी 500 ऑलमोस्ट 510 के अराउंड। एंड अगले 2 दिन भी ये काफी नीचे श्रिंक हुआ था। तो यहाँ पे भी काफी ऑलमोस्ट 10 से 15% का फॉल हुआ था इस अकेले न्यूज की वजह से। सो यहाँ पे मेरे बताने का रीजन ये है, पहली चीज ये जो है ये बिजनेस अपने आप में ही स्ट्रगल करता है, प्लस इनको प्रेशर मिलता है रेगुलेटरी बॉडी से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री से। तो हमेशा ये एक रिस्क बना रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की होगी कि ये प्रेशर हमेशा रहेगा इंडस्ट्री में, लेकिन पिटेगा वही स्टॉक जिसका पीई हाई होगा, ठीक है, यानी कि जो ओवर वैल्यूड होगा। तो उस समय एचडीएफसी लाइफ, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल की तरह बताया, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ ज्यादा पिटे थे क्योंकि उस समय ये 190 के पीई पे चल रहे थे, और स्टार हेल्थ 5% ही पिटा था क्योंकि उस समय इसका पीई ऑलमोस्ट करेक्ट वैल्यू पे था। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी आगे जाकर के भी कि अगर आप हाई वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, हाई प्राइस पे इन्वेस्टेड हो, तो कभी भी इस तरह का प्रेशर आपको ज्यादा आपके प्राइस को वाइप ऑफ कर सकता है। लेकिन अगर आप ने एक ऑप्टिमम प्राइस पे बाई किया है, ऑप्टिमम वैल्यू पे बाई किया है, तो उतना ज्यादा डाउनफॉल आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। सो देखिए, जिस तरह से मैंने ये इंडस्ट्री को एक्सप्लेन किया, इस इंडस्ट्री में काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि इंपैक्ट कर सकते हैं कभी भी। इसलिए इसके ज्यादा लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के टारगेट्स बना पाना क्लियर उतना नहीं होगा। इसलिए हम सिर्फ 1 ईयर का टारगेट प्लान इसका बनाएंगे। और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप देखें तो इसकी जो आने वाले जो सेल्स के रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। जो अभी इसने 15,000 करोड़ का कुछ सेल्स किया है, वो एक्सपेक्टेड है 17-18,000 करोड़ करने का, प्लस 2 इयर्स में 21,000 करोड़ करने का, यानी कि ऑलमोस्ट 15 to 20% से इनका सेल्स ग्रोथ काफी विजिबल है। और अगर हम ईपीएस को देखें तो ईपीएस जो अभी इसका 14.2 है, वो एवरेज में एस्टिमेट किया है कि 18.9 के अराउंड इसका ईपीएस ग्रोथ करेगा। तो ईपीएस ग्रोथ भी इसमें इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 33% का इसका ईपीएस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो अगर अब हम यहाँ से प्रोजेक्शन करना शुरू करें तो अभी जून 2024 में जो कि स्टार हेल्थ का जो प्राइस चल रहा है वो 525 चल रहा है, करंट पी 36.4 है, एंड करंट जो ईपीएस हमने देखा वो 14.44 अभी कंपनी ने रिपोर्ट करी है। सो इसकी जो फेयर वैल्यू निकल के आती है वो इंडस्ट्री के पीई के बेस पे हम निकालेंगे, जो कि इंडस्ट्री का पीई अभी चल रहा है 42, क्योंकि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ ये इंडस्ट्री के पीई से कम ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली इसका फेयर वैल्यू इंडस्ट्री के पीई पे 606 रुपीज आता है, यानी कि अभी खुद ये स्टॉक एट दिस प्राइस पॉइंट 16% आपको नीचे मिल रहा है। सो यहां से भी इसको 16% की ग्रोथ काफी इजीली विजिबल है। बट अगर हम प्रोजेक्शन देखें तो इसका ईपीएस का प्रोजेक्शन 18.9 है बाय FY25। सो जब इसका रिजल्ट आएगा अगले मई के अराउंड, तब ये जो इसका ईपीएस अगर 18.9 रिपोर्ट होता है तो यहां से जो ईपीएस ग्रोथ हो रही है वो 31% की ग्रोथ हो रही है। एट दिस ईपीएस अगर मार्केट ने इसको इंडस्ट्री का पीई दिया यानी कि 42, तो जो प्राइस लैंड होता है वो ऑलमोस्ट 794-800 के अराउंड इस स्टार हेल्थ का प्राइस लैंड होता है, जो कि ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ है इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। काफी रिलेटिवली अचीवेबल लगता है ये टारगेट। बट अगर लेट से इतना ज्यादा इंडस्ट्री का पीई नहीं भी दिया मार्केट ने, अगर इसको रिलेटिवली जो अभी का इसका पीई चल रहा है, मार्केट ने अगर 36 के पीई को ही मेंटेन किया तो भी 680 के टारगेट प्राइस आते हैं, जो कि 30% यहाँ से इसका गेन है। सो ये ऑब्जर्वेशन है, ये अगेन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एजुकेशनल के लिए ये टारगेट सेटिंग की जाती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। अब अगर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की समरी देखी जाए तो ये एक मिड कैप कंपनी है, सो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली आपका पोर्टफोलियो का इसको एलोकेशन होना चाहिए। ऑल टाइम चार्ट इसका इतना लंबा नहीं है तो आई विल गिव नो रिएक्शन, बट अदरवाइज इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं, रिजर्व, डेट, शेयर होल्डिंग, आरओसी, आरओई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, पीई, कॉर्पोरेट एक्शन अभी रिसेंटली तो कुछ हुआ नहीं है, और क्वार्टरली रिजल्ट सारा कुछ थम्स अप है, बिकॉज इन्हें काफी अच्छे इनके अभी इस समय इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। प्लस जो मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए आपको GWP, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो देखना चाहिए, वो इसका भी काफी अच्छा है। तो ओवरऑल बाकी सारे इंडिकेटर्स इसके अच्छे हैं। लेकिन जैसा कि हमने इसकी टारगेट सेटिंग करी है, तो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये कंपनी का GWP, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, ये एक अच्छे रेट से ग्रो करता रहे। सेकंड, जो हमने ईपीएस ग्रोथ की बात करी है, अगले साल तक के 31% ईपीएस ग्रोथ इसकी होगी, इसलिए हर क्वार्टर में इसके ईपीएस को ट्रैक करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जैसा कि हमने बताया था कि इंश्योरेंस कंपनीज लॉस कई बार रिपोर्ट करती है, तो जब भी ये कंपनी लॉस रिपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली डिटेल में जाके स्टडी कीजिएगा, बट डरिएगा नहीं, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनियों में इस तरह की चीजें अक्सर होती रहती हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये मिड साइज की कंपनी है और ये वाली पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने की बात मैंने पहले भी करी थी, तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, बिकॉज ये मिड साइज की कंपनी है, अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से आपका 5% के करीब किसी एक मिड कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करना काफी कंफर्टेबल एंड बैलेंस्ड माना जाएगा। अगर आपने काफी ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो, तो काफी रिस्की होगा। 20% पोर्टफोलियो अगर आपने इन्वेस्ट किया तो काफी रिस्की होगा, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि लार्ज कैप में आप अपना ज्यादा पोर्शन रखिए। लार्ज कैप में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप में आप 60 रुपीज के अराउंड करिए, मिड कैप में
टोटल 20 कीजिए। अब अगर आपने मिड कैप में एक कंपनी रखी है तो 20 फिर भी ज़्यादा हो जाता है, बट अगर आपने 3 या 4 रखी है तो वो 20 रुपीज़ आप उन 3 कंपनियों में बाँट सकते हैं। स्मॉल कैप अगर आप लेना चाहते हैं तो 15 और माइक्रो कैप अगर आप लेना चाहते हैं तो ₹5। सो उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए। तो सबसे यहाँ पे कोई मेरे को बड़ा रिस्क तो किसी भी इंडिकेटर्स में नहीं लगता है, सिर्फ एक्सटर्नल पैरामीटर्स और इसका मिड कैप का साइज होना, ये 2 पैरामीटर्स हैं। इसके बेसिस पे आप इनको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। तो डेफिनेटली जो एक्सटर्नल इंडस्ट्री की ग्रोथ है, जो हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस एज ए सेक्टर ग्रो करेगा, तो ये डेफिनेटली काफी पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। बट हाँ, ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसको आप ले करके भूल नहीं सकते। आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि किस तरह के मूवमेंट हो रहे हैं, किस तरह के रेगुलेशंस आ रहे हैं, किस तरह की मिनिस्ट्री इसको किस तरह से डील कर रही है। ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में काफी ध्यान रखना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।